हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग जनरल साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका ये पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट 2 और आएंगे, मतलब पार्ट 3 पार्ट में हम लोग इस वीडियो को, इस कंप्लीट टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक। और इससे अधिकतर क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, वो हम लोग सारे इसमें कवर करेंगे और जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं बताता जाऊंगा बीच बीच में। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है बायोलॉजी, क्या है? तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। जीव विज्ञान, जीव और जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी में की मेनली कौन कौन सी ब्रांच है? एक तो है जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। ओके, अब सेकंड है चीज कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल है, ऐसे ही जूलॉजी के फादर और बॉटनी के फादर। तो जूलॉजी के फादर है अरिस्टोटल, अगेन तो बायोलॉजी और जूलॉजी सेम है। उसके बाद बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस किसके हैं? ये बॉटनी के हैं। अब जीव क्या होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? तो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये जो 4 फीचर हैं ये होंगे, मतलब कि ये 4 उनके लक्षण होते हैं। जैसे कि ग्रोथ, उनमें ग्रोथ होगी। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जीवित जीव है तो उसमें क्या है? उसमें ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी का मतलब क्या है? कोशिकाओं की संख्या और द्रव्यमान में वृद्धि होगी, मतलब कि उनकी जो सेल्स हैं वो टूटेंगी और संख्या में बढ़ेंगी और उनके वेट में भी वृद्धि होगी, और जो कि हम लोग देख सकते हैं, मतलब फिजिकली देख सकते हैं ग्रोथ और वेट इंक्रीज। जैसे कि तभी तो क्या होता है कि ग्रोथ को क्वांटिटेटिव भी मीजर कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे और छोटे से हम लोग इतने बड़े हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों की जो सेल्स हैं वो टूट टूट कर अपनी बॉडी को ग्रोथ की और बड़ी हो गई, ठीक। फिजिकली हम लोगों ने देख सका और उसके बाद वेट भी इंक्रीज हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ। ऐसे ही अब डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंस क्या है? ये क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव मीजर है और ये क्वालिटेटिव मीजर है। ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटेटिव, मतलब कि ये दिखाई देती है संख्या के रूप में कि पहले हम लोग 5 किलो के थे तो अब हम लोग कितने के हो गए? 50 किलो के हो गए। तो ये क्या? ये क्वांटिटेटिव मीजर है, यानी कि उसे मीजर किया जा सकता है। और डेवलपमेंट क्या है? कि मसल्स की मैच्योरिटी। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो क्या था? हम लोगों के पास क्या है? मसल्स हम लोगों की कमजोर थी, अब क्या हो गई? मसल्स मजबूत हो गई। तो ये क्या दिखाता है? डेवलपमेंट। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होगा? ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा। 2 चीजें तो ये होगी। तीसरी चीज क्या है? रिप्रोडक्शन, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा अपने यंग वंस को, यानी कि अपने जैसी ही प्रजाति को रिप्रोड्यूस करने की उसके अंदर क्षमता होगी। ओके। चौथा क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म जो होती है वो क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती हैं, जो भी जीवित जीव है उसके अंदर होती हैं रासायनिक क्रियाएं, जो बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये 4 चीजें होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। अब उसके बाद जो हम लोगों ने देखा मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म क्या होती है? 2 प्रकार की होती है, मैं यानी कि जो केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कि जब छोटी छोटी चीजें जुड़ के क्या बनाती हैं? बड़ी चीज। कोई छोटी छोटी चीज जुड़ के क्या बनाएगी? एक बड़ी चीज। तो उसे क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। अब क्या छोटी छोटी? कोई भी रिएक्शन में, जैसे कि छोटे अणुओं को मिलकर बड़े अणुओं को बनने की प्रक्रिया का कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? कि पानी और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलके, मतलब कि CO2 प्लस H2O, ये मिलके सनलाइट की प्रेजेंट में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन। तो क्या है? ये छोटे छोटे अणु मिलके क्या बनाया हम लोगों ने? ये ग्लूकोज बना। तो इसे क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है फोटोसिंथेसिस,
ओके। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म ये होता है कि कोई भी बड़ी चीज है जो वो छोटे अणुओं में टूटे। ठीक है, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। अब जैसे कि एग्जाम्पल में रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन में होता क्या है, जो हम लोगों का बॉडी का ग्लूकोज है C6H12O6, बॉडी ग्लूकोज है, ये टूटता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? कैटाबॉलिज्म। ये है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, मतलब कि बड़े अणुओं का टूटना क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। और छोटे छोटे अणु मिलके बड़ा अणु बनना एनाबॉलिज्म। ठीक, एग्जाम्पल में ये है। तो ये है कैटाबॉलिज्म। ये हम लोगों की बॉडी में चलती रहती है। जैसे कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेते क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलके। तो ये चीजें हैं। अब देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? ओके। अब सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने। इससे पहले क्या है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है, आगे दिया होगा। हाँ, टू, ये तो 5 किंगडम है। हाँ, इससे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पहले दिया गया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था कि कोई चीज या तो एनिमल है या प्लांट है, तो उनमें क्या था कि उनमें क्या चीज कमी थी, इस वजह से वो चीज मान्य हुई कि सबसे पहले तो डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि कौन से जीव जो हैं वो यूकैरियोटिक श्रेणी में आएंगे और कौन से प्रोकैरियोटिक श्रेणी में आएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कंसीडर नहीं किया कि कौन से जीव यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, उन्होंने इस चीज पे भी ध्यान नहीं दिया। ठीक, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और उसके बाद उन्होंने कौन से जो लोग हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं यानी कि खाना बनाते हैं, और कौन से नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी कंसीडर नहीं किया गया। इस वजह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या किया गया? नहीं माना गया। फिर इसके बाद आर.एच. व्हिटेकर जो हैं, इन्होंने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे पृथ्वी पर जो भी जीव हैं उनको उनका कैटेगराइजेशन किया गया। किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं पूरे पृथ्वी पे, उनको बांटने का तरीका। तो सबसे पहले 2 किंगडम किया गया था, तो उसमें एनिमल और प्लांट में बांट दिया कि या तो एनिमल है या प्लांट है। लेकिन और भी चीजें हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये चीज कुछ नहीं बताया गया। कौन से यूनिसेलुलर है, कौन से मल्टी सेलुलर है, ये भी नहीं बताया गया। कौन से, मतलब एक सेल के यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल के मिलके बनते हैं, जैसे कि हम लोग मल्टी सेलुलर है, तो ये भी नहीं देखा गया। और ना उनकी सेल की टाइप में कि उनके सेल में न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो उसे हटा के जो मान है वो क्या है? आर.एच. व्हिटेकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और कब दिया? 1969 में। तो उन्होंने कौन कौन से क्लासिफिकेशन दिए? ये 5 प्रकार ये दिए: मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी और प्लांटी और एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, फंगी, प्रोटेस्टा और मोनेरा। ओके। अब जो मोनेरा कैटेगरी है, अब ये जो है थ्योरी, इससे अच्छा ये फिगर से हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया? उन्होंने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक को अलग किया और यूकैरियोटिक को अलग किया। प्रोकैरियोटिक वो वाले जीव होते हैं जिनमें कि क्या नहीं होता है? जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जिनकी सेल के अंदर क्या नहीं होगा? न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रॉपरली होता है। ठीक है, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक को बांटा और यूकैरियोटिक को बांटा। तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन सी कैटेगरी को रखा? मोनेरा कैटेगरी को रखा। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक के अंतर्गत उन्होंने बांटा कि कौन से एक सेल वाले हैं, यूनिसेलुलर, और कौन से मल्टीसेलुलर वाले हैं। फिर यूनिसेलुलर में रखा प्रोटेस्टा को। तो मोनेरा जो है, मोनेरा क्या है? मोनेरा में ये एक तो यूनिसेलुलर है प्लस प्रोकैरियोटिक में ये
ये यूनिसेलुलर है, लेकिन क्या है, ये यूकैरियोटिक है। ये यूकैरियोटिक है और ये यूनिसेलुलर है। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर को दो टाइप में बांटा, जिसमें कि सेल वॉल है, मतलब कि जिनमें सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है, जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो सेल वॉल नहीं पाई जाती उनमें एनिमिलिया कैटेगरी, इसमें हम लोग भी आते हैं, मैमल्स, एविस, ये सारे आते हैं, वो अभी आगे हम लोग देखेंगे वीडियो में। और बेस सेल वॉल में हम लोगों ने फिर ये दोबारा बांटा इसे। बेस सेल वॉल मतलब जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, जैसे कि प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट्स की सेल में सेल वॉल पाई जाती है। तो फिर दोबारा फर्दर क्लासिफाइड किया कि फोटोट्रॉफिक है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, या हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि इनके न्यूट्रिशन पर डिपेंडेड है। फोटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक मतलब कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं या ये दूसरे पे निर्भर में, इन दोनों में बांटा गया। तो फोटोट्रॉपिक के अंतर्गत प्लांट को रखा गया, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। और फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, मतलब कि ये दूसरे पे डिपेंडेड है। ठीक है, परपोसी जिन्हें कहते हैं। तो फोटोट्रॉपिक यानी कि सोपोसी, हेटेरोट्रॉपिक यानी कि परपोसी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अभी देख लेते हैं, बाकी हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसे कि मोनेरा कैटेगरी के अंतर्गत क्या है, इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होगा इनकी सेल में। और इनके एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया है और आर्की बैक्टीरिया, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है, मोनेरा। तो मोनेरा कैटेगरी के अंतर्गत आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सबसे पहले अगर बैक्टीरिया कहा जाए तो ये क्या होगा, एक तो यूनिसेलुलर होगा, मतलब कि एक सेल का बना होगा, प्लस इसका न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर बाउंड नहीं होगा, मतलब कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। फिर उसके बाद कैटेगरी प्रोटिस्टा के अंतर्गत बांटा था। ठीक है, सेकंड कैटेगरी। तो इसमें क्या था, एक कोष की, मतलब यूनिसेलुलर तो है ये भी, लेकिन ये क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, मतलब कि इनमें जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाएगा इनकी सेल्स में। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, प्रोटिस्टा कैटेगरी के। ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाएगी इसमें। फिर उसके बाद फंजाई। तो फंजाई के अंतर्गत क्या होगा, फंजाई जो है यूनिसेलुलर और बहुकोषीय जीव होते हैं, जैसे कि मशरूम और ईस्ट इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसी प्लांटी हैं, ये बहुकोषीय हैं और सोपोसी हैं, मतलब कि अब न्यूट्रिशन के आधार वाले आ गए, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट, और मल्टी सेलुलर तो हैं, जैसे पेड़, फूल, पत्ते, शैवाल भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फिर एनिमिलिया में हम लोग आते हैं, जैसे मनुष्य, पक्षी, कीट। आप देखते हैं नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये किसने दिया, ये क्वेश्चन आता है बहुत, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये किसने दिया। तो द्विनाम पद्धति का वैज्ञानिक नाम देने वाली औपचारिक प्रणाली है, इसे कार्ल लिनियस, यानी कि कार्ल लिनियस ने इसे दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, फादर ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, दोनों ये इन्हीं को कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक, दोनों क्या ना, कार्ल लिनियस। अब ये क्या है, द्विनाम पद्धति क्या है कि कोई भी अगर जीव है उसको कैसे कैटेगराइज किया जाएगा, उसकी फैमिली, जीनस, क्लास, ऑर्डर, इसके आधार पर। तो उन्होंने क्या बताया कि जो सबसे लास्ट में होता है, जैसे कि अब इसमें अगर पहले तो ये हम लोग एक ऑर्डर जान लें कि इसमें कौन कौन होता है। जैसे कि सबसे ऊपर होता है किंगडम। ठीक, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद होगा क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद जीनस, और फिर होगा स्पीसीज। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसे कैटेगराइज करने के लिए। तो ये किसने दिया, ये दिया कार्ल लिनियस ने। तो इन्होंने कहा किसी का जीनस और स्पीसीज से उसे कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाले जो दो ऑर्डर हैं, GS नाम से याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहला जो जीनस का नाम होगा किसी भी प्रजाति का, वो पहला अक्षर बड़ा होगा और स्पीसीज का नाम छोटा होगा। अब एग्जाम्पल के लिए रखते हैं, जैसे कि मानव का साइंटिफिक नेम क्या होगा, ऐसे तो बहुत चीजें हैं ना, तो जैसे मानव का साइंटिफिक नेम क्या होगा, होमोजीनियस। तो होमो इसमें क्या है, होमो क्या है, होमो है इसमें जीनस, और उसके बाद क्या होगा, सेपियंस इसकी
क्या है, स्पीसीज नेम है। तो स्पीसीज को छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा और जो जीनस का नाम है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ओके, ये थोड़े से फैक्ट हैं, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा। तो होमो सेपियंस जो है ये क्या है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है मानव का, और साइंटिफिक नेम है ये दिया था किसने, कार्ल लिनियस ने। सबसे पहले तो ये इटैलिक फॉन्ट में भी लिखा जाता है, ये भी चीज याद रखना। ओके, तो होमो इसमें जीनस है, स्पीसीज सेपियंस इसमें क्या है, स्पीसीज है। और ये क्या है, नाम लैटिन या लैटिनीकृत होना चाहिए, मतलब कि लैटिन में नाम होना चाहिए, और इसे इटैलिक्स में लिखा जाता है और अंडरलाइन भी किया जाता है। जब लिखा जाएगा तो अंडरलाइन भी किया जाएगा। और वंश का नाम हमेशा बड़े अक्षरों से शुरू होता है, जबकि प्रजाति का नाम छोटे अक्षरों से शुरू होता है। और कैरोलस लीनियस है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, सिस्टमा नेचर में ये चीज लिखित है। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लेना कि जो कैरोलस लीनियस की बुक कौन सी है, सिस्टमा नेचर। तो एक क्वेश्चन ये है। उसके बाद अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, हाँ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की वो क्या है, सीमाएं। ये क्या है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बीच में अंतर नहीं करता है, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ठीक है। ये शायद उसका रिपीट हो गया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाला, ये हम बता चुके हैं पहले ही। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसमें से आपको जितने भी मैंने लिखे हैं ये बहुत मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं एग्जाम में, वही मैंने लिखा है। तो जैसे कि इम्पोर्टेंट में, जैसे कि पी का पूछा जाता है, पी यानी कि मटर, तो मटर का क्या है, पाइसम सेटवम। तो ये पाइसम क्या है, जीनस है, सटाइवम ये क्या है, स्पीसीज है, इटैलिक है, और इसे अंडरलाइन भी किया जाएगा जब लिखा जाएगा। बेनियन ट्री का यानी कि बरगद के वृक्ष का आता है, हम लोगों का रिलीजियस ट्री है। तो बेनियन ट्री जिसका नाम क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस। तो ये आप लोगों को मल्टीपल टाइम लिख के याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से एक दो नाम कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और मैंगो जो हमारा फल है राष्ट्रीय, तो मैंगीफेरा इंडिका, ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऑनियन यानी कि प्याज का, एलियम सेपा, एलियम सेपा। पोटैटो का सोलोनम ट्यूबरसम, ठीक है, क्योंकि ट्यूबर की फॉर्म में पाया जाता है। और फिर कुछ एनिमल के नाम, जैसे कि कैट का फेलिस कैक्टस, फेलिस कैटस। डॉग का कैनिस फैमिलियर्स। फ्रॉग का राना टेग्रीना, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रो और नाम क्या है, हाउस फ्लाई यानी कि जो घर में मक्खियां होती है उसके, मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। डोमेस्टिका मतलब डोमेस्टिक माने घर, ऐसे टाइप, और मुस्का मतलब मक्खी, ऐसे याद रख लेना। ऐसे ही फाइकस बेंगालेंसिस है। और उसके बाद हॉर्स का एक्वस एक्विंस होता है ना, तो एक्वस कैवलस, ये किसका है, हॉर्स का है। फिर लॉयन का पैंथरा लियो, ये भी लियो मतलब लॉयन, ऐसे याद रखना। पैंथरा जीनस है, पैंथरई का टाइगर का जीनस है, लेकिन इसकी स्पीसीज है वो डिफरेंट है, टिग्रिस है। तो लियो लॉयन की है और टिग्रिस मतलब टाइगर की है, तो ये ऐसे याद रखना। पैंथरा तो दोनों में कॉमन है। उसके बाद हनी बी का एपिस, एपिस क्या होता है, एपी कल्चर क्या होता है, स्टडी ऑफ हनी। तो इसी हिसाब से क्या हो गया, हनी ऐसे याद रख लेना, एपिस इंडिका, और इंडिया मतलब इंडिका, ऐसे। ये ऐसे जैसे भी आपको याद करना है वो तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने याद किया, आप लोग जैसे समझे वैसे आप याद जरूर कर लें। उसके बाद रोज का है, जैसे कि रोजा सेंटिफोलिया। उसके बाद नीम का एराडिरेक्टर इंडिका, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये है। टेमरिंडस इंडिका, अब टेमरिंड मान क्या होती है, इमली, तो टेमरिंडस, टेमरिंडस इंडिका, ठीक है। टर्मरिक का क्यूकरसम लौंगा, ठीक है, करक्यूमा लौंगा, ठीक है, करक्यूमा लौंगा इसका है। टर्मरिक, क्योंकि टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी में क्या पाया जाता है, करक्यूमिन पाया जाता है ना, तो ऐसी करक्यूमा लौंगा। व्हीट है, व्हीट में, व्हीट का नाम क्या है, जो गेहूं हम लोग खाते हैं, व्हीट मतलब गेहूं, टिटिकम एस्टिवम। ऐसी राइस का क्या है, ओराजा सटाइवा। ओके, अब कुछ क्रॉकरोच है, जो क्रॉकरोच का नाम क्या है, पेरीप्लांटिया अमेरिकाना, ठीक है, पेरीप्लांटिया अमेरिको अमेरिकानो। बफेलो का बोवालस बोवालिस, ठीक है, ये तो याद ही हो जाएगा, बफेलो मतलब बोवालिस बोवालिस। काऊ का बोस बोस, और इंडिका मतलब इंडिया का बोस है, ऐसे याद रख लेना।
काऊ का। ह्यूमन का तो पता ही है, आता ही बहुत है, होमोसेपियन सब याद होगा। अब देखते हैं कैटेगरी जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसके बारे में डिटेल्स में। तो मोनेरा, इसमें हम लोग मोनेरा उसके बाद प्रोटेस्टा तक जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो मोनेरा कैटेगरी सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, तो इसके फीचर्स क्या क्या थे हम लोगों ने थोड़ा देख लिया था कि मोनेरा कैटेगरी में क्या था। एक तो यूनिसेलुलर है, प्लस ये प्रोकैरियोटिक है। अब इसमें देखते हैं ऑर्गेनेज इन दिस ग्रुप आर प्रोकैरियोटिक, मीनिंग दे लैक ऑफ सेल वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनली। मतलब कि क्या हुआ कि इनके जो सेल्स में है जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, पहला तो फीचर ये होगा मोनेरा कैटेगरी के अंतर्गत जो कोई भी आएगा, जैसे कि बैक्टीरिया था। फिर क्या है, दे आर द यूनिसेलुलर। दूसरा फीचर क्या हुआ, ये क्या है, यूनिसेलुलर, मतलब कि एक कोशिका से बने हुए हैं, मतलब केवल एक सेल है इनमें। और नन सो द मल्टी सेलुलर बॉडी, मतलब कि कोई भी मल्टी सेलुलर नहीं। फिर तीसरी फीचर क्या है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स द बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये तीन चीजें, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ये पूछे जाते हैं कि मोनेरा कैटेगरी, ये कौन सी कैटेगरी, पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो बैक्टीरिया मोनेरा कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ओके, और साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम, माइकोप्लाज्मा कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ये मोनेरा के। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया हैव ए सेल वॉल बट माइकोप्लाज्मा डज नॉट। अब इसमें भी ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है जो, उसमें क्या है, सेल वॉल है, बट जो माइकोप्लाज्मा है उसमें सेल वॉल नहीं है, मतलब उसकी सेल में सेल वॉल नहीं है, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट। मतलब कि क्या हुआ इसका, कि ये बहुत ही रेयर हैं, मतलब कि बहुत ही कम संख्या, सबसे अबंडेंट मतलब कि सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, मतलब कि ये मतलब जीवित रहने के लिए बहुत ही इनके लिए इजी है। ओके, सबसे अधिक अबंडेंट मतलब कि, अबंडेंट मतलब बहुत अधिक मात्रा में, तो सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव हैं, और कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं ये। फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, ये वही है, एक कोशिकीय हैं, सूक्ष्मजीव हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, और इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मुख्य रूप से इन्हें दो रूपों में बांटा जाता है, ठीक है, साइक्यूरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स के बीच अंतर नहीं है। ये इसके फीचर लिखे हैं, ठीक है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों से अलग नहीं है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले और ना करने वाले जीवों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इनकी ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। फिर इसके बाद जो ऑटोट्रॉफिक है या मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका बताया जा रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो, एक तो ऑटोट्रॉफिक है, तो स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो करते हैं। तो ये जीव विभिन्न वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी में, ये जो मोनेरा कैटेगरी के हैं ये विभिन्न परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी में, जल में, और गर्म झरने, गहरे समुद्री इलाकों में, ठीक है। ये ज्यादा पूछे नहीं जाते ये चीजें। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी है, और जो कि खुद भोजन बनाते हैं, और एक हेटेरोट्रॉपिक भी है, ऑब्टेन फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और ये मतलब कि दोनों टाइप के हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी है। मतलब जो माइनर कैटेगरी के अंदर आते हैं उनमें उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका मतलब कि खाने का तरीका, ये दूसरों पर भी डिपेंड है और खुद भी खाना बना सकते हैं। और इनमें से कुछ क्या है, कुछ पैरासाइट भी है, यानी कि ये डेड डिकेड मैटर को खाते हैं, यानी कि मृत चीजों से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो इनमें तीनों कैटेगरी के जीव आते हैं। अब सेकंड देखते हैं, इसके अंतर्गत जो था मोनेरा में एग्जाम्पल था कि बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है, मोनेरा, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब उसमें बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो बैक्टीरिया की खोज
किसने की? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? लुईस पाश्चर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज। और द टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय द, किसने टर्म ये दिया है? एरनबर्ग ने। ठीक है, एरनबर्ग ने जो है ये टर्म दिया है। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की? फादर ऑफ बैक्टीरिया किसे कहते हैं? बैक्टीरिया के पिता ये लुईस पाश्चर को। और जो टर्म है बैक्टीरिया वो किसने दिया? ये एरनबर्ग ने दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये पूछ सकता है। अब बैक्टीरिया आर द माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब ये हम कई बार देख चुके हैं, ये क्या है? सूक्ष्म जीव है। और ये क्या? सिंगल सेल का है, क्योंकि मोनेरा में सारे सिंगल ही सेल के हैं और प्रोकैरियोटिक है। यानी कि इनका न्यूक्लियस जो है, इनके न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं हो। पहली बात तो न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस मतलब कि बाउंड नहीं होगा, बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंतर्गत होता है क्या? न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक वो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, आरएनए। तो डीएनए और आरएनए इसमें क्या होता है? पहली बात तो बैक्टीरिया में डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और ये क्या है? ये बाउंड नहीं है, मतलब कि ये फ्लोटिंग पाया जाता है इसमें जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो आगे देखते हैं। और बैक्टीरिया दोनों प्रकार के होते हैं, एक तो हार्मफुल भी हो सकते हैं और जो हमें फायदा करते हैं वो भी हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया हेल्पफुल है और हार्मफुल, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, कुछ मदद करते हैं हम लोगों की और कुछ हम लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर हेल्प्स इन द डाइजेशन। हम लोगों के डाइजेशन में कुछ बैक्टीरिया जो है वो हम लोगों के जो पाचन में है वो मदद करते हैं। जैसे कि जो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस, इसका नाम क्या है? दूध से जो दही बनता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। बैसिलस उसका टाइप है, और लैक्टो मतलब कि मिल्क शुगर को क्या कहते हैं? लैक्टोज। तो लैक्टोबैसिलस, तभी दूध से दही बनाने की दही बनाने वाला बैक्टीरिया क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो बैसिलस क्या है? ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। बैसिलस मतलब कि इसका टाइप है, और लैक्टो मतलब कि लैक्टोज से आया है। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है। लैक्टोज, लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या ये हम लोगों के पॉजिटिव में काम आया, मतलब कि ये हम लोगों को मदद किया। तो ये पॉजिटिव। और नेगेटिव अदर कॉज डिजीज, और कुछ हम लोगों के नेगेटिवली हैं, जैसे कि टीबी का बैक्टीरिया। अब टीबी जो क्या है? बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है। इसी टॉपिक में हम लोग क्या आगे चल के, अभी ये क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिजीज भी कंप्लीट करेंगे। मतलब कि जो भी रोग होते हैं वो भी वायरस से जनित रोग, या वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से, वॉर्म से, पैरासाइट, जिससे भी होने वाले रोग, वो भी हम लोग इसी वीडियो के थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या है? डिजीज कौन कौन सी हो जाती हैं? अब ये तो अच्छा बैक्टीरिया हो गया जो हमें डाइजेशन में मदद कर दिया। और फिर क्या है? जैसे कि बैक्टीरिया जो डिजीज करते हैं, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हम लोगों के एग्जाम पूछे जाते हैं, तो उसमें ये बैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो इनका नेगेटिव रोल ये है। तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। तो टीबी जो है, टीबी कौन से बैक्टीरिया से होते हैं? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ट्यूबर और कोलाई। ठीक, तो कोलाई बैक्टीरिया क्या है? कोलाई मतलब कि गोल बैक्टीरिया है इसका। जैसे कि बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड है, ऐसी कोलाई मतलब कि सर्किल शेप। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई मतलब टीबी का, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? टीबी। तो टीबी से ट्यूबरकुलोसिस, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये इसका बैक्टीरिया है टीबी का। और टीबी का जो बैक्टीरिया है, अगर टीबी के बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी देख लें, चलो वहीं देखेंगे जब डिजीज पढ़ेंगे। वैसे टीबी का बैक्टीरिया का नाम ये है, और टीबी के लिए वैक्सीन कौन सी होती है? बीसीजी। बीसीजी में क्या है? बैसिलस है। कालमेट ग्यूरिन, ये क्या है? वैक्सीन है किसकी? टीबी के लिए। टीबी के लिए वैक्सीन है, और इसमें सी और जी का मतलब क्या है? ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इनकी वैक्सीन खोजी थी। जैसे कि कालमेट और ग्यूरिन क्या है? ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की ये वैक्सीन जो है बनाई थी। चलो
ठीक है, देखते हैं। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है? ये प्रोकैरियोटिक है, मतलब कि न्यूक्लियस इसमें नहीं है। और जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए। हमने अभी बताया था जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है, बट वो फ्लोटिंग होता है, मतलब कि उसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। और सर्कुलर एंड द डबल स्ट्रैंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, लिखा है देखो। तो इसमें क्या है? इसमें डीएनए पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल के रूप में। कोई सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस तो होता ही है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, और यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ऐसे ही क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। तो क्या होगा? इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है डीएनए। डीएनए तो होगा ना, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल न्यूक्लियस में कहते हैं ना, क्योंकि उनमें जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल का काम क्या है? इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना। तो ऐसे ही इसमें डीएनए पाया जाता है, बट क्या पाया जाता है? फ्लोटिंग। और फ्लोटिंग क्या? सेल के अंदर जो वाटर होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव। तो उसी में ही तो अब तैरेगा, जब इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो क्या बाहर ही तैरेगा। तो इसका नाम तभी इसे में क्या होता है? फ्लोटिंग न्यूक्लियस, फ्लोटिंग जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। तो नेक्स्ट क्या है? द रीजन वेयर द डीएनए प्रेजेंट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड के अंदर इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इसके भी स्ट्रक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियोइड होता क्या है वो भी देखेंगे। या हम लोगों ने देख चुके हैं सेल का, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट में, तो सेल के अंदर मैंने न्यूक्लियोइड के बारे में बताया है। ठीक है। देर आर द सेल वॉल मेड ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, मतलब बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जाती है, वो किसकी पाई जाती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन मतलब कि प्रोटीन शुगर मॉलिक्यूल के मिलकर बनी होती है। ठीक है। तो हम लोगों ने अब मोनेरा कैटेगरी की अभी फीचर्स देखे थे, तो उसमें क्या देखा था कि इसमें जो भी पाए जाते हैं जीव, उसमें क्या है? किसी में क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाई जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। ओके। और इनका न्यूट्रिशन भी देख लिया था, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक और सेप्टोट्रॉपिक, मतलब तीनों प्रकार की न्यूट्रिशन था। तो ये देख लिया। अब देखते हैं बैक्टीरिया की डिस्कवरी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो लुईस पास्चर ने ये डिस्कवर किया, हम लोगों ने देख लिया। जो लुईस पास्चर है, ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। और इन्होंने क्या? रेबीज का बैक्टीरिया डेवलप किया था, मतलब कि डिस्कवर्ड द रेबीज। रेबीज का बैक्टीरिया इन्होंने देखा था, जिसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया मतलब कि ये नर्वस सिस्टम को अटैक करने वाली डिजीज है। कोई भी डॉग या जानवर काट लेता है तो क्या हो जाता है? रेबीज। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी कि हम लोगों के ये पानी से डर लगने वाला। तो लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था। और इन्होंने क्या किया था? लुईस पास्चर ने पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क भी दिया था। अब हम लोग देखो एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि कोई भी बोवाइन एनिमल है, यानी कि ऐसा एनिमल जो दूध देता है, जैसे कि भैंस, गाय। तो जैसे कि काऊ का या भैंस का दूध हम लोग क्या करते हैं? मिल्क मिल्क को क्या करते हैं? अगर हम लोगों ने कच्चा पी लिया तो हम लोगों को क्या होने की संभावना है? टीबी होने की, पीलिया होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं ना। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? मिल्क को बॉईल करते हैं उनके बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। जब भी हम लोग अगर बाहर से पैकेट वाला दूध लेके आएंगे तो उसमें क्या लिखा होता है? पॉस्चराइज्ड मिल्क। इसका मतलब उसे कुछ जो लुईस पास्चर ने मेथड बताया था पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क का, उसके अकॉर्डिंग उसे गर्म किया गया और उसके जो भी बैक्टीरिया हैं वो खत्म कर दिए हैं। ओके। तो ऐसे ही इन्होंने पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क दिया। उसका मतलब क्या है कि दूध को कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या उसके अंदर के बैक्टीरिया मर जाएंगे। कि अगर मिल्क काऊ को कोई बीमारी है तो वो मिल्क से हम लोगों को भी हो सकती है, इसके लिए, इससे बचने के लिए। तो 2 टेम्परेचर पर ये काम पॉस्चराइजेशन किया जाता है। पॉस्चराइजेशन का मतलब मिल्क के बैक्टीरिया को खत्म करना। तो लो टेम्परेचर में जो 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम लोग दूध को 30 मिनट तक गर्म कर दें तो क्या होगा? इसमें बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। या 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग 15 सेकंड अगर गर्म कर दें दूध को तो भी बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। तो 2 मेथड हैं ये पॉस्चराइजेशन के, और ये दिए किसने? लुईस पास्चर ने दिए। अब जो रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की? टीबी के बैक्टीरिया की।
अगर टीबी की बैक्टीरिया की खोज इन्होंने की और टीबी की वैक्सीन खोज कालमेट ऑफ यूरिन ने की, ठीक हो गए, क्योंकि बीसीजी वैक्सीन है। तो बीसीजी वैक्सीन ये लिखा है बैसिलस कालमेट ऑफ यूरिन, तो ये तो इनके साइंटिस्ट हैं, और बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की, ठीक है, ये याद रखना। अब देखते हैं टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के शेप के आधार पर इन्हें 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक है। अब ये देखो मैंने बताया, देखो अब कोकस है, कोकस यानी कि गोल जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोकस। बैसिलस यानी कि रॉड शेप्ड, छड़ी के आकार की। स्पाइरलम मतलब स्पाइरल जैसे बैक्टीरिया होते हैं। विब्रियो, विब्रियो मतलब कॉमा शेप, विब्रियो मतलब कॉमा शेप, ओके। तो ये 4 प्रकार के वायरस होते हैं शेप के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखो ये है रॉड शेप्ड बैसिलस हैं, स्पाइरल्स हैं, ये स्पाइरल जैसे पाए जाएंगे, और ये बैसिलस रॉड शेप्ड वाले हैं। कोकस यानी कि ये सर्कुलर शेप है, ठीक है। डिप्लोकोकस ये हैं टेट्राकोकस, 4 वाले 3 वाले, वो मतलब शेप के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, बस ये याद रखना। एक कोकाई यानी कि गोल, एक बैसिलस यानी कि रॉड शेप, स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल के आकार का, और विब्रियो यानी कि कोमा शेप, ठीक, ये 4 शेप के आधार पर है। अब बैक्टीरिया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा बैक्टीरिया हम लोग इस वजह से पढ़ रहे हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी इतना देख लिया क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अदर प्रोसेस, मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी पौधे हैं, जो पौधे हैं नाइट्रोजन वो लेते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट यानी कि वातावरण में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट को बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उसमें कौन बैक्टीरिया काम करते हैं जो कि नाइट्रोजन से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, मतलब कि पौधों के लिए नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वो भी क्या है, बैक्टीरिया ही है, तो उनके भी नाम पूछे जाते हैं। अब क्या इसमें दिया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और अन्य में शामिल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया यूज्ड इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एरोबिक और एनारोबिक। अब एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ होते हैं क्या बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में काम करते हैं, कुछ ऑक्सीजन की एब्सेंट में। तो एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंट में, और एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। तो वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक हैं, वो है एजेटोबैक्टर। क्लोस्ट्रीडियम जो है ये कहाँ है, ये एनारोबिक फॉर्म है, और ये पार्ट किस में लेते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, यानी कि नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाने की प्रक्रिया में। तो एक प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ ऐसी सिंपली। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलेगा पहले, फिर अमोनिया से नाइट्रेट में बदलेगा, ठीक। ये क्या है, नाइट्रो, ये इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि जो पौधे हैं वो क्या नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन का सेवन करते हैं, ना कि डायरेक्ट ऑक्सीजन, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन। तो ये काम करते हैं कौन, बैक्टीरिया। अब इससे वापस अमोनिया, और अमोनिया से वापस नाइट्रोजन बनने में भी बैक्टीरिया काम करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक। तो 2 प्रकार के बैक्टीरिया हो जाएंगे, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले और एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो एजेटोबैक्टर है, और एनारोबिक बैक्टीरिया जो कौन है, क्लस्ट्रोडियम है, जो कि सॉइल के अंदर पाया जाता है, जैसे कि अंदर जो सॉइल के अंदर पाया जाता है, जो कि फिक्स करता है नाइट्रोजन को। एक होता है पर्पल सर्फल बैक्टीरिया, फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ये कुछ प्रकार हो गए इसके। और जो लेग्यूम प्लांट है यानी कि जो दाल के पौधे हैं, उनमें कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके रूट नोड्यूल में, यानी कि उनकी रूट्स में, यानी कि जड़ों में कौन पाए जाते हैं, दालों की जड़ों में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रूट लेग्यूम मतलब कि दालें, राजमा, ये चीजें होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट, इनकी रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया पाएगा, ये वो राइजोबियम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद करना है, ये कई बार आप लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है, राइजोबियम। क्योंकि हम लोग कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड के तो नहीं है ना, तो बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है तो आप लोग
मल्टीपल टाइम उसे रटना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक पॉइंट है बहुत ज़्यादा, और नाम भी थोड़े से अजीब हैं। अगर शुगर केन की बात करें तो शुगर केन में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? उनकी स्टेम नोड्स में, ठीक है। उसमें क्या होता है, शुगर केन किस टाइप का होता है? इस टाइप का। तो इसे कहते हैं इंटरनोड, इसे कहते हैं नोड। जो बीच में होता है उसे नोड कहते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट को इंटरनोड कहते हैं, ठीक। तो इसकी जो नोड्स हैं उनमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोएसिडोबैक्टर डायजोट्रोपिकस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना कि गन्ना में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ग्लूकोएसिडोबैक्टर। ग्लूको मतलब कि मीठा है गन्ना, क्योंकि ग्लूकोज पाया जाता है ना उसमें। तो ग्लूकोएसिडोबैक्टर और डायजोट्रोपिक्स। फिर और अदर प्लांट में फ्रेंकिया और एजोस्पाइरुलम, ये भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं। तो अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। अमोनिया से नाइट्राइट फॉर्म में, ठीक है। नाइट्राइट फॉर्म में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? इसमें नाइट्राइट मतलब कि सिंगल वाला, ठीक है। तो नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट फॉर्म में पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? स्टेप 1 क्या होगा? नाइट्रोजन से अमोनिया, नाइट्रोजन से N2 से अमोनिया, और अमोनिया से नाइट्राइट, ओके। तो ये यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा? इसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास, ओके। फिर स्टेप 2 का है नाइट्राइट से नाइट्रेट फॉर्म में, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट फॉर्म में। अब आया यहाँ पर NO3 सिंगल नेगेटिव। तो नाइट्रेट फॉर्म में कौन? नाइट्रोबैक्टर, यहाँ पे आएगा नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये सही था मेरा, ये ठीक है। अब उसके बाद डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब कि अब फिर वापस लौटना है। तो डीनाइट्रीफाइंग मतलब कि वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? सूडोमोनास, ठीक है। नाइट्राइट से नाइट्रोजन कन्वर्ट करने में स्यूडोमोनास, ठीक। तो अब ये 3 आप लोगों को बैक्टीरिया याद रखने हैं। कौन कौन से? एक नाइट्रोसोमोनास, जो कि अमोनिया से नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में करता है नाइट्रोबैक्टर, और फिर वापस से नाइट्रोजन कन्वर्ट करने के लिए सूडोमोनास, ओके। अब देखते हैं अदर इंपोर्टेंट बैक्टीरिया। एक इकोलाई बैक्टीरिया है जो, अब इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो किसमें पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाया जाता है, और इसका काम क्या है? विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना, ओके। ये वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं तक रखते हैं। फिर अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि ये 45 मिनट हो गया है लगभग, ओके। इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।